अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू 8th क्लास ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। तो आज हमारी 8th क्लास है। लास्ट क्लास जो हमने 7th ली थी उस पर हमने डिस्कस किए थे फंक्शंस के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों को समझ आई बहुत अच्छे तरीके से, बट काफ़ी यानी कि एक दो लोग थे जिनको समझ में नहीं आई। मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वही क्लास आपको दोबारा देखनी पड़ेगी। और ये चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती, यानी कि एक दफ़ा में ही समझ में नहीं आती। जिनको आ जाती है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आती तो इट्स नॉर्मल। ठीक है, ये नहीं कि मतलब हमें समझ में नहीं आती क्योंकि हमारे कुछ माइंड ऐसे हैं कि हमें प्रोग्रामिंग समझ में आ नहीं सकती या समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों की ऐसी होती है थॉट्स, लेकिन मैं उनको बता दूँ कि इट्स नॉर्मल। ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे या फिर उसी चीज़ को रिपीट करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं दोबारा क्लास को रिपीट कर देती हूँ। हमने 7th क्लास में क्या पढ़ा कि हमने फंक्शंस पढ़े। ठीक है, फंक्शन का काम क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब उसमें हम बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ सकते हैं फंक्शन। सिंपल फंक्शन तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। या फिर अगर हम अपनी वैल्यूज़ को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ चूज़ करना चाहें, मैंने अगर एक वैल्यू को नाम दिया है लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब मुझे हर बार डिफरेंट वैल्यू आए, तो हम वो चीज़ वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कब कहाँ कितनी बार कॉल करना है, हमारे पास ये फैसिलिटी भी होती है जब हम फंक्शंस का काम करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन इट्सेल्फ बहुत अच्छा टॉपिक है प्रोग्रामिंग का, और बहुत बड़ा टॉपिक है ये। अभी तो मैंने आपको जस्ट बेसिक्स ही समझाई है कि किस तरीके से फंक्शन यूज़ करते हैं, किसको मतलब कैसे कॉल करते हैं, अगर हमें डिफरेंट वैल्यू चाहिए तो हम किस तरीके से वो गेट कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको आगे जाके बहुत एडवांस फंक्शन पढ़ाना है जिसमें आपके पास रेस्ट पैरामीटर आते हैं, आपके पास ऑप्शनल पैरामीटर आते हैं, आपके पास रिटर्न पैरामीटर, रिटर्न किस तरीके से होता है फंक्शन, ये चीज़ें आती हैं। और जावा स्क्रिप्ट में तो इसका बहुत यूज़ है। ठीक है, तो अभी रिलैक्स होके बेसिक्स को समझने की कोशिश करें। अभी से ही पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम जो है साथ साथ इसको देखेंगे। लास्ट टाइम हमने ये असाइनमेंट करा था, ठीक है, डिस्कस करा था इसको। छोटी सी एक कुछ सब्जेक्ट्स की हमने एक मार्कशीट बनाई थी कि हमने एक फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट लिया था, एक मैथ्स का सब्जेक्ट लिया था, एक केमिस्ट्री और एक इंग्लिश। ठीक है, और सबको हमने डेटा टाइप दी थी नंबर। अब यहाँ पर हमने कंसोल करवाया जिसमें हमने जितने भी पैरामीटर्स लिखे हैं, मैंने आपको बताया था कि इनको पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, इन सबको प्लस कर दिया। और फिर जब हमने इनको कॉल करवाया, यानी कि मेन इस फंक्शन को कॉल करवाया, तो यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज़ यानी कि आर्ग्यूमेंट्स दे दी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इनको दोबारा मैं क्या करती हूँ, प्रिंट करवा के दिखाती हूँ कि इनका आंसर क्या आया था। तो इनका आंसर आया था 250। ठीक है, जो कि आना ही था। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर इनको क्या कर दूँ, इनको स्ट्रिंग में कर दूँ, अगर मैं फिज़िक्स को स्ट्रिंग में कर दूँ, बल्कि मैं सबको यहाँ पर स्ट्रिंग में इनकी डेटा टाइप देना चाहूँ, ये रहा केमिस्ट्री, स्ट्रिंग। अब मैंने क्या कर दिया, इन सबको स्ट्रिंग दे दिया। यहाँ पर नीचे एरर तो आना ही है, क्यों, क्योंकि ऊपर स्ट्रिंग है तो नीचे नंबर आया। अगर मैं चाहूँ इसको भी स्ट्रिंग बनाऊँ तो स्ट्रिंग कैसे बनाऊँगी, ऑब्वियसली इनको इन्वर्टेड कॉमास दे दूँगी। ठीक है, सही। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इनकी डेटा टाइप चेंज करके स्ट्रिंग डाल दी, और यहाँ पर जितनी भी इनकी आर्ग्यूमेंट्स हमने इनको दी, और इन सब को भी हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग में कर दिया, यानी कि डबल कोट्स दे दी। अब हम इनका जब
आंसर देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि क्या आना चाहिए? तो ये जैसी वैल्यूज़ लिखी हैं वैसे ही आएंगी, 45, 36, 70, 99। 45, 36, 70, 99। क्योंकि जब हम स्ट्रिंग में लिखते हैं कोई चीज़ तो वो भले नंबर हो, नंबर को जब हम स्ट्रिंग में लिखेंगे तो वो एज इट इज़ वैसा ही लिखा हुआ आएगा, ऐड नहीं होगा, भले आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन ही क्यों ना लगा दें। सही, डिवीजन का कोई भी साइन आप लगाएंगे यहाँ पर वो शो ऐसे ही होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको वैसे ही यहाँ पर स्पेस लगा के दिखा दूँ। ये स्पेस इस तरीके से डालते हैं, एंटर, एंटर, एंटर नहीं सॉरी, इसको स्पेस, स्पेस जब आप प्रेस करेंगे ना तो फिर ये आपके अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको टर्मिनल पे दोबारा चेक करेंगे तो देखें अब आपको फ़र्क नज़र आएगा सही से। देखो 45, 36, 70, 99। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल जो है वो चीज़ मैं थोड़ा सा रिपीट करवाना चाहती थी डिफरेंट डेटा टाइप से, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा जी, आज के टॉपिक में हम क्या देखेंगे? आज भी हमारा फंक्शन ही है। सही, फंक्शन। ठीक है। अब फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शन में आज हम पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। सही। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक विच इज़ एरे। अब फंक्शन का वैसे तो हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आज पढ़ लेंगे, लेकिन इसके और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि रिटर्न बताया मैंने आपको, रेस्ट पैरामीटर बताया, ऑप्शनल पैरामीटर बताया, तो ऐसे बहुत सारे इसके हैं। लेकिन वो एडवांस फंक्शन है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन आगे जाके जब हम एडवांस टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको बेसिक बेसिक सी चीज़ें आपको बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। ठीक है। और एरे जो है वो भी बड़ा टॉपिक है, इसको हम 2 क्लासेस में पढ़ेंगे, थोड़ा आज डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में। सही। और क्लास और फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर कुछ स्टूडेंट को थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम कि मैम क्लास थोड़ी सी छोटी बनाया करें। अब क्लास मैं चाहे HTML की बनाऊँ, चाहे CSS की बनाऊँ या टाइपस्क्रिप्ट बनाऊँ, 20 से ऊपर ही जाती है। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इतना टाइम तो लगेगा ही। अच्छा जी, तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं? यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन लेती हूँ। ठीक है। फ़ंक्शन को मैं देती हूँ एक नाम, माय नेम के नाम से मैंने एक फ़ंक्शन बनाया है। और यहाँ पर पहले मैं बना देती हूँ उसका सिंटेक्स ताकि इसको एरर ना आए। अच्छा, माय नेम, यहाँ पर अब यहाँ क्या करूँगी मैं? यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर्स बनाते हैं, तो मैं एक पैरामीटर बनाती हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग। ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं कॉमा दे देती हूँ और बी इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देती हूँ इसको भी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दूँगी इसको भी, और यहाँ पर मैं इक्वल लगा के लिख देती हूँ हेलो, हेलो। ठीक है। और हेलो आएगा ऐसे। ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगी मैं? कंसोल करवाऊँगी। कंसोल क्या होगा? ए और प्लस बी। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है पैरामीटर में ही हेलो। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर उसे कहते हैं कि जब हम किसी को पैरामीटर पे पैरामीटर के अंदर ही एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसे कि जब हम नीचे आर्गुमेंट दें, क्योंकि हम फंक्शन अभी देखो कॉल करवाएंगे ना यहाँ पर, या हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करवाएंगे तो उसके लिए हमें नीचे आर्गुमेंट तो देनी ही पड़ेगी। आर्गुमेंट क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि हम हमेशा जब पैरामीटर्स जितने बनाते हैं हमें उतनी आर्गुमेंट्स नीचे देनी पड़ती हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप ऊपर वैल्यू दे देते हो किसी पैरामीटर को, ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाएगी, नीचे फिर आपको आर्गुमेंट देने की नीड नहीं होगी। सही। तो अगर मैं चाहूँ ये हटा के यहाँ से Ctrl X करके यहाँ पर दूँ
कंट्रोल वी, सही। अब मैं चाहूँ ए को मैंने क्या कर दिया, हेलो कर दिया, और बी को ऐसे ही जो है वो पैरामीटर, सिंपल पैरामीटर बना दिए। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू देनी पड़ती है, यानी कि आर्गुमेंट देनी पड़ती है। तो यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, डॉक्टर लिखा। अब ऊपर मैंने हेलो लिखा है, नीचे मैंने डॉक्टर लिखा है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो आपको क्या लगता है कि इसका आउटपुट क्या आ सकता है, हेलो डॉक्टर, या फिर खाली डॉक्टर, या फिर खाली हेलो आ सकता है, क्या आ सकता है? इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर आया डॉक्टर अनडिफाइंड। पहले तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, स्पेस जनरेट कर देती हूँ, और अब दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ। आंसर तो वैसा ही आएगा, जिसमें आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करवाती हूँ, आपको ठीक से नज़र आए। अब यहाँ पर देखो डॉक्टर लिखा हुआ है वैसे का वैसा जैसे मैंने लिखा है, और यहाँ पर लिखा है अनडिफाइंड। अब आप लोग सोच रहे हो कि अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि जब आप एक पैरामीटर बनाते हो, यानी कि जब आप लेट्स सपोज एक वेरिएबल भी बनाते हो और उसको कोई वैल्यू नहीं देते, तो वो हमेशा आपको अनडिफाइंड कहता है। कि अनडिफाइंड का मतलब ये है कि आपने एक स्पेस, एक जगह तो मेरे लिए बनाई है, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं दिया, ठीक है, आपने कोई वैल्यू नहीं दी। तो जब भी आप यहाँ पर पैरामीटर बनाते हो और यहाँ पर खाली जगह छोड़ते हो ना, तो इसका मतलब ये कि आपने वैल्यू नहीं दी या फिर आर्गुमेंट पास नहीं कराई, तो उसके लिए अनडिफाइंड जगह, आई मीन अनडिफाइंड वाली वो सिचुएशन आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। अब बात ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि अनडिफाइंड क्रिएट हुआ ही क्यों, जबकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट में वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हेलो ना देती तो तब तो जायज़ था अनडिफाइंड, कि ना ही हमने पैरामीटर में वैल्यू पास कराई, ना हमने आर्गुमेंट में वैल्यू दी, तो फिर अनडिफाइंड आया क्यों? अनडिफाइंड इस वजह से आया कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है वो हमेशा ये कहता है कि आपको अगर कोई वैल्यू देनी है डिफ़ॉल्ट में, तो आपको हमेशा एंड वाले पैरामीटर को देनी पड़ेगी, स्टार्ट वाले पैरामीटर को नहीं, ठीक है। क्योंकि जब आप नीचे आर्गुमेंट पास करवाते हो तो वो ऑटोमेटिकली हमेशा पहली वाले की हो जाती है। अब यहाँ पर जो मैंने डॉक्टर लिखा है ये इस ए के पास चला गया है, बी के पास नहीं, वरना मैंने तो यही सोचा था ना कि मुझे बी को वैल्यू देनी है। अब यहाँ पर जो मुझे वैल्यू देनी है वो मुझे ए को देनी है, बी को नहीं देनी, ठीक है। अगर मैं ज़िद करके भी बी को दूंगी फिर भी नहीं होगी, अनडिफाइंड शो हो गया। तो ये कह रहे हैं कि जब भी आपको कोई डिफ़ॉल्ट में वैल्यू देनी है तो हमेशा एंड के पैरामीटर में आपको वो वैल्यू देनी है, ठीक है। आप स्टार्ट के पैरामीटर को वैल्यू नहीं दे सकते डिफ़ॉल्ट में, वो आपको आर्गुमेंट में पास करवानी पड़ेगी। तो फिर मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने पहले करा, कैसे, जहाँ पर हेलो था वहीं पर ही रखना है, ये हमने रखा। और यहाँ पर दोबारा हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी वैल्यू कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अब ठीक है, देखो कोई एरर भी नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी, TSC नहीं, नॉट है, नॉट, तो हमारे पास देखें डॉक्टर हेलो प्रिंट होके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो सेम हो गया, वैल्यू दे दी यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा और ठीक कर देती हूँ, हेलो नहीं लिखती, यहाँ पर मैं लिखती हूँ डॉक्टर, थोड़ा सा इसकी वैल्यू ठीक कर देती हूँ मैं, हेलो, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़, इसको डबल नहीं सिंगल स्पेस देनी है ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर डॉक्टर नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे कुछ और चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर जाके वैल्यू चेंज नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पर आऊँगी, इसी ही आर्गुमेंट में इसको एंटर करके कॉमा देके यहाँ पर लिखूँगी शुमाइला, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि क्या वैल्यू प्रिंट हो सकती है, डॉक्टर प्रिंट हो सकती है, ये शुमाइला प्रिंट हो सकता है, वो देखते हैं हम। एंटर करूँगी मैं इसको, तो देखिए हमारे पास आ गया हेलो शुमाइला। इसका मतलब ये है कि जब हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में एक वैल्यू सेट कर देते हैं और फिर हम चाहते हैं कि अब मुझे ये वैल्यू
डिफरेंट चाहिए या मैं चेंज करवाना चाहती हूँ वैल्यू, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिफ़ॉल्ट में ही जाकर वहाँ पर पैरामीटर में आप उसको चेंज कर दो। आप आपके पास राइट है कि आप यहाँ पर कुछ और भी नाम दे सकते हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप 4-5 वैल्यूज़ जो है पैरामीटर में देते जाएं। जितने सॉरी आर्गुमेंट में पैरामीटर्स जितने बनाए होंगे आपने, उतने ही आर्गुमेंट्स यहाँ पर आएंगे। सही, 2 पैरामीटर्स 2 आर्गुमेंट्स, 3 पैरामीटर्स 3 आर्गुमेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में अगर यहाँ पर हम सिंपल हम अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल को भी देखें, जो हम यहाँ पर कंट्रोल सी, इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। एग्जाम्पल्स लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कंट्रोल वी, इसको करेंगे हम अनकमेंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तकरीबन जितने भी हमारे पास ये है, इसको मैं नंबर कर देती हूँ पहले तो। नंबर कहाँ चला गया, ठीक है। और फिर कॉमा, कॉमा, ये चीज़ें ख्याल कीजिएगा, ये बड़ा इशू होता है कॉमा का। वैसे तो प्रॉब्लम मिलती ही नहीं है, एरर मिलता ही नहीं है कि है कहाँ, लेकिन जो एरर होता है वो तकरीबन इन्हीं चीज़ों का ही होता है, कॉमा वगैरह का। अच्छा जी, सबको हमने नंबर की वैल्यू दे दी। यहाँ पर हमने इनको क्या कर दिया था, स्ट्रिंग किया था, तो इनको स्ट्रिंग वाली फॉर्म से भी हम हटा देंगे। और वैल्यूज़ हमने उतनी ही दी हैं जितनी हमने ऊपर पैरामीटर्स दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ हम रखते हैं, और वो भी हम कोशिश करते हैं डिफ़ॉल्ट में रखने की। देखें, नॉर्मल जो हम देखते हैं हमारे पास जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, तकरीबन टोटल नंबर जो है वो हमारे पास होते हैं 15। अब कॉलेज में आपको कितने मिलते हैं वो तो आपके टीचर्स के ऊपर है, लेकिन हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में वैल्यू सेट कर दी है, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी तो ये सारी, ये 4 वाली वैल्यूज़ और ये ऊपर वाला 15, सॉरी यहाँ पर इसको, यहाँ पर मैं ऐड करना भूल गई, प्लस करके मैं क्या करूँगी, मेरे ख्याल से मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, प्रैक्टिकल प्रैक्ट लिखते हैं, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं प्रैक्ट लिखती हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मुझे इसने एरर नहीं दिया, मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा पैरामीटर भी लगाया, फिर भी इसने मुझसे एक्स्ट्रा आर्गुमेंट नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको डिफ़ॉल्ट में दिया है। सही, यहाँ पर मामला ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसकी नीचे वैल्यू कॉमा देके यहाँ पर 13 कर सकती हूँ कि भाई 15 नहीं मिले, हमें 13 मिले हैं। सही, तो मैं यहाँ पर जितनी जो वैल्यू दूँगी मुझे वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये नहीं कहेगा, मुझसे बहस नहीं करेगा कि आपने 15 लिखा है तो 15 ही होगी। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का एक फ़ायदा ये भी है कि वैल्यू आप डिफ़ॉल्ट में भी लिख सकते हो। ये फ़ायदा भी है कि आप डिफ़ॉल्टेड वैल्यू को आप चेंज भी करवा सकते हो, ठीक है। इसको जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊँगी, तो पहले हमारे पास मार्क्स 250 थे, अब 250 से ऊपर होंगे, जैसे कि 263। तो आई होप कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की। ना आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको अगर एक सिंपल लाइन में समझाऊं कि एरे जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि एक आप एक वेरिएबल बनाते हो, आप उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ देते हो, मल्टीपल वैल्यूज़, एक नहीं मल्टीपल वैल्यूज़। अमूमन हम क्या करते हैं कि जब वेरिएबल बनाते हैं तो उसके अंदर एक एक वैल्यू पास करते जाते हैं, लेकिन एरे हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हो। चाहे आप पाकिस्तान की पूरी टीम दे दो, ठीक है, पूरे 11 जो है वो मेंबर्स हैं, आप वो नेम्स लिख सकते हैं।
आप अपने पूरे सिबलिंग्स के नेम लिख सकते हैं, आप अपने सिटी यानी कि पाकिस्तान में जितने भी सिटीज़ हैं आप वो लिख सकते हो। तो मतलब आप कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, मल्टीपल वैल्यूज़ आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी डेफिनेशन एरे की। इसको डिनोट किया जाता है इस ब्रैकेट से, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट से इसको रिकग्नाइज किया जाता है। जब भी आपके सामने ये ब्रैकेट आ जाए तो आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि यकीनन यहाँ पर बात एरे की हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक मैं बना देती हूँ यहाँ पर एक वेरिएबल बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने एरे लिखा है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं इस तरीके से आप यहाँ पर स्ट्रिंग दे सकते हैं। स्ट्रिंग देने के बाद आपको ये देना है, क्या ब्रैकेट देनी है, जिससे पता चल जाए कि हम एरे में कुछ लिखना चाह रहे हैं, सही। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जैसे कि हम वैल्यूज़ लिखते हैं नॉर्मली स्ट्रिंग में लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखेंगे। इसमें एरर शो क्यों हो रहा है, इसमें एरर शो नहीं होना चाहिए। कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऊपर कुछ है क्या। नहीं है तो फिर क्या हुआ। सिंपल एरे, ठीक है। अच्छा, आप जब भी कोई लिखना चाहें, एरे लिखना चाहें या फिर कोई भी नाम लिखना चाहें, या फिर आप जब भी कोई वैल्यू पास करते हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आप स्मॉल लेटर्स में लिखें। जब भी आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हो तो टाइप स्क्रिप्ट बहुत सेंसिटिव है, इसमें आप इसका लेट का एल बाय मिस्टेक कैपिटल में लिख दोगे ना इस तरीके से, तो ये यहाँ पर भी एरर शो करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेंसिटिव है। तो जब भी आप लिखोगे हमेशा स्मॉल लेटर्स से लिखोगे। यहाँ पर मैंने ए लिखा तो इसने मुझे मिस्टेक शो कर दी। खैर, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि आप क्या करोगे, सिटी के नाम लिख सकते हो, कराची लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कॉमा देने के बाद, कॉमा देना लाजमी, बगैर कॉमा के नहीं लिखिएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं सखर, ठीक है। आई होप सखर की स्पेलिंग मैंने सही लिखी हो, ER आई गेस, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद आप यहाँ पर कोई भी और सिटी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, थर भी लिख देती हूँ डबल कॉमा के साथ। वैसे मैंने 3 लिखे हैं, आप मल्टीपल लिख सकते हो, और ज़्यादा लिखना चाहें और ज़्यादा लिख सकते हैं। फिर चाहे आप कोई फुटबॉल टीम मेंबर्स लिख सकते हो, क्रिकेट टीम मेंबर्स लिख सकते हो, कुछ भी। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं इनको कॉल कैसे कराऊँगी, कंसोल करूँगी, और यहाँ पर हमारे इस एरे का जो नाम है ये लिखेंगे, और इसको जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊँगी, नोट जैसे ही एंटर करूँगी तो हमारे पास ये तीनों प्रिंट होके आ जाएंगे। आई गेस यहाँ पर यू है ना। अच्छा, और मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा करते हैं कमेंट। कमेंट हमने इसको कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक अदद काउंटिंग यानी कि नंबर्स का भी बना देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद डेटा टाइप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। सही, मैंने ब्रैकेट गलत लगा दी। अब यहाँ पर मैं 23 कॉमा 45 कॉमा 22 कॉमा, अच्छा अगर यहाँ पर मैं 99 लिख दूँ स्ट्रिंग में तो भी यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देगा वो। क्यों, क्योंकि आप जब नंबर्स के लिए आप जब करते हो ना काम अपना, स्ट्रिंग में करो या फिर आप नंबर्स लिखो एरे में, तो फिर वो इतना इशू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रिंट तो फिर भी मुझे वो एज इट इज़ करके देगा। अगर यहाँ पर मैं स्ट्रिंग हटा देती हूँ ऐसे TSC, तो देखें उससे क्या कर दिया मुझे,
कॉल ही नहीं करवाया तो प्रिंट कैसे करके देगा। नंबर्स लिखेंगे, तो जैसे ही मैं इसको कॉल करवाऊँगी तो आप देखिएगा एज इट इज़ जैसे मैंने लिखा है वैसे ही हमें लिख के दे देगा। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में भी लिखूँ 99 को तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा ये कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग कहते होंगे कि ठीक है सिंपल हो गया। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जब हम इनको काउंट करते हैं ना, यानी कि अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ, कंट्रोल, एक मिनट, एक दूसरा एरे बना देते हैं, मैं उसके ऊपर समझा देती हूँ। पाक टीम के ऊपर बनाते हैं, सही। अच्छा लिख देते हैं बाबर आजम, स्पेलिंग Z। ठीक है, कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर एक अदद लेते हैं फ़खर ज़मान, मैं इसको दे देती हूँ कॉमा। ठीक है, शाहीन, और कौन सा, एक और प्लेयर देते हैं, शादाब लेते हैं, चलें। ठीक है, तो हमने कितने प्लेयर्स अपनी टीम में लिए, बाबर आजम, फ़खर ज़मान, शाहीन, शादाब, ये 4। अच्छा यहाँ पर मैं इनको पहले कॉल करवा देती हूँ, ये हो गया। अगर यहाँ पर मैं कहूँ, वैसे तो मैंने 4 लिखे हैं, मान लो यहाँ पर मैंने 500 लोग लिख दिए, टीम नहीं वैसे ही मैं यहाँ पर 500 लोगों के नाम लिख देती हूँ, और मैं आपको कहती हूँ कि मुझे बताओ कि कितने लोग हैं, तो अब आप लोग जब प्रिंट करवाओगे तो नाम ही आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि मुझे लोग बताओ कितने हैं, मेंबर्स बताओ, यहाँ पर तो ऐसे आप देख के बता सकते हो कि 4 हैं, लेकिन अगर ज़्यादा होंगे तो फिर आप कैसे बताएंगे। या फिर मैं आपको ये कहूँ कि आप मुझे एक मेंबर वो जो मैं चाहती हूँ मुझे प्रिंट करवा के दे, मैं चाहती हूँ कि मुझे बाबर आजम प्रिंट करवा के दे, तो आप क्या करोगे। तो आप सबसे पहले 2 चीज़ें समझें, एक होता है इंडेक्स, दूसरा होता है लेंथ। मुझे नहीं पता कि मैंने आपको ये चीज़ बताई है या नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बताई है, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। देखो हम इंडेक्स और लेंथ ये दोनों काउंटिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडेक्स ये होता है कि जब काउंटिंग हम शुरू करते हैं, दैट स्टार्ट्स विद द 0, सही, 0 टू जितना भी हम, जितने फिर आगे लोग होंगे टू एन कर देते हैं हम, सही। लेकिन लेंथ जब भी हम चेक करते हैं ना, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन नंबर्स की लेंथ क्या है, यानी कि कितने हैं, 10 है, 15 है, 20 हैं, टोटल वो फिर एग्जैक्ट लेंथ होती है उनकी, सही। लेकिन जब हम इंडेक्स में काउंट, ये याद रखिएगा मोस्टली हम इंडेक्स में ही काउंट करते हैं, सही। तो 0 से हमेशा स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें से मुझे फ़खर ज़मान प्रिंट करवाना है, तो आप लोगों को क्या, आप लोगों को लगेगा कि फ़खर ज़मान जो है वो इस वक्त नंबर 2 पे है, या नंबर, सॉरी हाँ नंबर 2 पे है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि जब ये हमने कहा कि इंडेक्स में हम मोस्टली काउंट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसमें हमेशा बाबर आजम को क्या करना पड़ता है, एरे में 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, सही। तो बाबर आजम 0 पे रहेगा और फ़खर ज़मान हमारे पास यहाँ पर 1 पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पर शाहीन हमारे पास 2 पे, शादाब 3 पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं लेंथ वाइज आपसे पूछती हूँ कि कितने लोग हैं, तो फिर वो लिखा आएगा 4, कि 4 मेंबर हैं टोटल हमारे पास, सही। अगर मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मुझे जो है वो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ फ़खर ज़मान प्रिंट करवा के दो, तो यहाँ पर हम कैसे सिर्फ और सिर्फ फ़खर ज़मान प्रिंट करेंगे, मैं वैसे नॉर्मल इसको कॉल कर रहा हूँ, तो बाबर आजम, फ़खर ज़मान, शाहीन, शादाब सारे प्रिंट हो जाएंगे, सही। लेकिन मुझे सिर्फ फ़खर ज़मान प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक और छोटा सा ये लूँगी, एक स्क्वायर ब्रैकेट लूँगी, और यहाँ पर लिखूँगी मैं 1, 0 नहीं लिखूँगी क्योंकि 0 पे बाबर आजम है, 1 लिखूँगी, 1 पे फ़खर ज़मान है। इसको जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊँगी, तो इसने मुझे डायरेक्ट फ़खर ज़मान प्रिंट करवा के दिया, सही।
तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि जब हम इसको क्या कहते हैं, एक इंडिविजुअल पार्टनर जब हम या फिर टीम मेंबर हम चूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंडेक्स की फॉर्म में इंडेक्स की फॉर्म में लिखते हैं या फिर उसको समझते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको नीचे उस हिसाब से काउंट करते हैं। अच्छा, जब मैं चाहती हूँ कि मुझे लेंथ में मिले तो मैं क्या करूँगी, ये हटा दूँगी, डॉट लेंथ लिखूँगी, लेंथ। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी तो इसने कहा कि हमारे पास जो मेंबर हैं वो हैं 4। सही। तो आपको बिल्कुल एक आई होप कि आपको ये वाली कहानी समझ में आ गई हो कि इंडेक्स और लेंथ के बीच में क्या फ़र्क है। इंडेक्स में हम क्या करते हैं, हमेशा ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, और जो इंडिविजुअल टीम मेंबर हमें चाहिए होता है या फिर जो इंडिविजुअल हमें वैल्यू चाहिए होती है वो हम वही कंसोल में उसके वेरिएबल के साथ हम वो लिख देते हैं। ठीक है। लेकिन जब हमें लेंथ चाहिए होती है कि ये टोटल हैं कितने, 600 लोग हैं, 700 लोग हैं, कितने हैं, तो हम वो वेरिएबल के साथ डॉट लेंथ लगा के उसकी काउंटिंग चेक करते हैं। सही। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो एरे का कॉन्सेप्ट। एरे थोड़ा सा बड़ा है, इसके आगे और टाइप्स हैं, अराउंड 5 हैं, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।